Hello everyone. So we are going to discuss the daily news analysis series. Today is the date 22nd January 2026. हम लोग आज का डेली न्यूज एनालिसिस करेंगे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. जो पहला न्यूज है मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड से उठाया है. जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होता है किसी भी न्यूज़पेपर में कवर है, मेजरली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द इंडो इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी मेजरली, और कुछ जगह जहां भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे मिलता है मैं वो कवर कर लेता हूँ. ठीक है, तो हमारा पहला न्यूज है ये इंडियाज फर्स्ट कुछ भी होता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जो पहली न्यूज है वो ये है कि इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट नेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है. ठीक है, क्या है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, क्या है वो भी जानेंगे. ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये स्पेस से अर्थ को मल्टीपल स्पेक्ट्रल बैंड्स में देखने की कोशिश करता है. स्पेक्ट्रल बैंड क्या है कि जो एनर्जी बैंड होता है, ठीक है, रेडियो वेव से लेकर के एक्सरे एंड बियॉन्ड जो भी है. ठीक है, तो इन वेवलेंथ्स में जो है सैटेलाइट्स अर्थ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करती है डिफरेंट वेवलेंथ में. ठीक है, तो ये काम हमेशा से इंडिया में इसरो करती ही आई, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है. ठीक है, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी ये काम वो करती आई थी. ठीक है, ये पहली बार हो रहा है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो एक प्राइवेट ग्रुप मिलकर के कर रही है. तो 3-4 कंपनीज है. ठीक है, नाम याद रखना आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस ये जो 3-4 कंपनी है, दीज आर लेड बाय एक और प्राइवेट कंपनी, पिक्सल ग्रुप. ओके, ये भी एक प्राइवेट कंपनी है और 2-3 और कंपनी है. दिस कंसोर्टियम ऑफ 3-4 कंपनीज लेड बाय पिक्सल. ओके, इन लोगों ने पहला जो है इन स्पेस जो है इन लोगों ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इंडियाज फर्स्ट नेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन कंसोर्टियम को जो है ये बिल्ड करेंगे, डिजाइन करेंगे और डिजाइन बिल्ड और इसको लॉन्च किया जाएगा. ओके, तो ये था न्यूज. अब इसके बैकग्राउंड को थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, ये क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं रब कर लूँ इसको. ठीक है, ओके, सो यस, तो वो मैंने बताया जैसे पिक्सल कंसोर्टियम ने किया है इंडियाज फर्स्ट जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन कंसोर्टियम. ठीक है, ये जो अग्रीमेंट है, ये जो पिक्सल ग्रुप जो लेड जो भी कंसोर्टियम है, ये इन स्पेस के साथ इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया. इन स्पेस क्या है, मेजरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 3 एजेंसीज हैं जो कि स्पेस सेक्टर को देख रही हैं. ठीक है, एक इसरो जो हम लोग सब जानते हैं, जिनका फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होता है. ठीक है, कि जैसे कि चंद्रयान को लॉन्च करना है. ठीक है, चंद्रयान लॉन्च होगा, चंद्रयान 3 लॉन्च होगा, 4th भी पाइपलाइन में है. ठीक है, या फिर कोई भी मंगलयान या जो भी, तो ये काम इसरो का था. ये आज तक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स लाइक पीएसएलवी, जीएसएलवी ये क्रिएट कर रही थी. ठीक है, ये इनका काम है. इसके अलावा हमारे पास 2 और कॉर्पोरेशन है, 2 और एजेंसीज हैं. एक का नाम इन स्पेस है. ठीक है, इन स्पेस, जिसके साथ पिक्सल का भी एग्रीमेंट हुआ है. दिस इन स्पेस वाज फॉर्मड इन 2020. काम क्या है इनका, आप इसको आरबीआई की तरह समझो. आरबीआई जिस तरीके से बैंक्स को रेगुलेट करती है, इन स्पेस एजेंसी जो है इंडियन नेशनल स्पेस एजेंसी, इनका जो फुल फॉर्म है. तो ये जो है, ये जो भी प्राइवेट एजेंसीज हैं, जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं स्पेस सेक्टर में, उसको उनको कौन रेगुलेट करेगा, उनको कौन हैंड होल्ड करेगा. ठीक है, इनका जो काम है वो रेगुलेशन का, हैंड होल्डिंग का है, ताकि प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा स्पेस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर पाए, इंडिया के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाए, इसीलिए. ठीक है, ये इन स्पेस है, आप इसको समझ लो जैसे ये आरबीआई है स्पेस सेक्टर का. ओके, थर्ड थर्ड एजेंसी है, उसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. ओके, ये 2019 में फॉर्म हुई थी. ओके, ये 2019 में फॉर्म हुई थी. इनका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का क्या काम है. ओके, ये काम क्या, ये आप समझो कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पेस सेक्टर का कॉमर्शियल आर्म है. इसरो का एक कॉमर्शियल आर्म है. कॉमर्शियल आर्म का क्या मतलब कि अगर इसरो या किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई प्रोजेक्ट किसी कोलैबोरेशन में करना है, मान लो कि हम कोई प्रोजेक्ट नासा के साथ करते हैं या फिर किसी स्पेस एक्स के साथ करते हैं. ठीक है, करने की कोशिश करते हैं, तो जो ये एजेंसी है ये इसके अग्रीमेंट्स को देखती है. ठीक है, तो ये कमर्शियल आर्म है. इसके अलावा अगर इसरो को अपनी किसी टेक्नोलॉजी को जो है
वो उसको बेचना है, ठीक है। अगर वो टेक ट्रांसफर करती है तो वो उसकी मॉडलिटीज क्या होगी उसको फाइनलाइज ये करती है। तो जो कॉमर्शियल जो भी काम है ना वो एनएसआईएल देखती है। इस तरीके से हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 3 एजेंसी है। इसरो है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेस सेक्टर में देख रही है। इन स्पेस है, ये क्या करती है, ये हैंड होल्डिंग करती है, रेगुलेट करती है प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट स्पेस सेक्टर्स को, ठीक है। जो स्पेस में सेक्टर, स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस में जो भी डील करना है उसको लेकर के जो एजेंसी डील कर रही है वो ये है इन स्पेस। और एक तीसरी एजेंसी है वो है एनएसआईएल, जो मैंने बताया। एनएसआईएल क्या है, एनएसआईएल कमर्शियल विंग है, ओके। एनएसआईएल का जो काम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि 2019 में फॉर्म हुआ, इससे पहले इसका काम ये अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन करती थी। वो अभी भी फंक्शनिंग है, बट अब जो मेजर काम देख रही है वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड देख रही है। क्या करती है ये, कॉमर्शियल आर्म है कि बाहर से कुछ प्रोजेक्ट्स लाना है इंडिया के पास, ठीक है। मान लो कि कनाडा को, माना कि कनाडा को कुछ सैटेलाइट लॉन्च करना है और वो चाहता है कि इंडिया के जीएसएलवी के थ्रू लॉन्च किया जाए, तो इसके लिए कनाडा इंडिया को पैसा देगा। तो ये जो भी कॉमर्शियल मॉडलिटीज है ये फाइनल कौन करता है, ये जो है इसमें जो रोल होता है वो एनएसआईएल का रोल होता है, ओके, ठीक है। तो क्योंकि हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि बैकग्राउंड भी वो हम लोग देखते चलें हर चीज़ों की। जनरली स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है ये 3 एजेंसी में। इसरो का काम सबको पता होता है, लेकिन एनएसआईएल वर्सेस अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन क्या है, ठीक है। तो एनएसआईएल वही काम कर रही है जो अंतरिक्ष पहले कर रही थी, ठीक है। अभी भी, हालांकि अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन अभी भी डिफंक्ट नहीं है, वो अभी भी चल रही है। एंड दिस एनएसआईएल वर्सेस जो इन स्पेस है, इसको लेकर के हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। मैंने इसीलिए इसको इतने डिटेल में डील कर लिया है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो पिक्सल, ये जो प्राइवेट कंपनीज है, मैंने बोला कि 2-3 प्राइवेट कंपनीज है जो इसमें डील कर रही हैं, ठीक है। जो 2-3 प्राइवेट कंपनीज, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। पियर साइट है, सेटशोर एनालिटिक्स है, ध्रुव स्पेस है, ये सारा बट लेड बाय पिक्सल ग्रुप, ठीक है। ये लोग बना रहे हैं, ठीक है। इन स्पेस मैंने ये बता लिया, ठीक है। क्या है इस प्रोजेक्ट का, ये ईओ कॉन्स्टलेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, डिफरेंट सैटेलाइट्स, ठीक है। डिफरेंट सैटेलाइट्स जब एक यूनिट की तरह काम करती है, ठीक है, तो कॉन्स्टलेशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन की ढेर सारी सैटेलाइट, ये लोग टोटल 12 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाले हैं। किस लिए, ताकि अर्थ को ऑब्जर्व किया जा सके स्पेस से। 12 सैटेलाइट क्या, ये सारे सैटेलाइट्स इस तरीके से होंगे कि ये सब अलग अलग स्पेक्ट्रल बैंड में डील कर रहे होंगे, ठीक है। कोई कोई यूवी में कर रहा होगा, कोई एक्सरे में इंडिया को ऑब्जर्व कर रहा होगा, ठीक है। कोई इंडिया को, जो हमारा ये है विबग्योर वाला, ठीक है, जो ऑप्टिकल कहते हैं, ठीक है। ये अलग अलग वेवलेंथ्स में इंडिया को ऑब्जर्व करने के लिए 12 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। ये जो है अर्थ को जो है वो ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है वो 1200 करोड़ का, नॉट मच इंपॉर्टेंट, 5 साल के लिए है एंड ऑल। ये चीज़ स्ट्रैटेजिक शिफ्ट, ऑब्वियसली इसको देखा जाएगा, ठीक है। ट्रांजिशन फ्रॉम गवर्नमेंट बिल्ट इंडस्ट्री ऑपरेटेड नेशनल ईओ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम लोग डील करें कि गवर्नमेंट से के ये सारा काम गवर्नमेंट इसको देख रही होती थी, अभी इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन होगा, ओके, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। क्या करती है ये अर्थ को मॉनिटर करती हैं अर्थ को, डेटा कलेक्ट करती है अबाउट अर्थ सरफेस, ओके। अर्थ सरफेस, ओशन, एटमॉस्फेयर, सारे के सारे ऑप्टिकल में मल्टी स्पेक्ट्रल, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, रेडार, सेंसर्स, ठीक है। हाइपर स्पेक्ट्रल, मल्टी स्पेक्ट्रल क्या है, मल्टीपल स्पेक्ट्रम्स में डील करती हैं, ओके। हाइपर स्पेक्ट्रल क्या होता है, ये मल्टी स्पेक्ट्रल से भी आगे कि ये जो एक एक हर वेवलेंथ पे ना, हर वेवलेंथ पे एक चीज एसोसिएटेड होता है, हर वेवलेंथ के साथ एक जो है फिनोमेना एसोसिएटेड होता है। तो हाइपर स्पेक्ट्रल में जो एक स्पेक्ट्रल लाइन है ना, मान लो कि आप 100 नैनोमीटर से 2000 नैनोमीटर तक है, ठीक है। तो इसमें इसको बहुत ही बारीक तरीके से, बहुत ही इसमें हर एक वेवलेंथ पे इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। इसको हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कहते हैं। हाइपर, आप समझ रहे हो, स्पेक्ट्रल, डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स में इमेजिंग करने को, ठीक है। काम क्या है भाई, कि सारे के हर चीज़ में यूज़ होगा, एग्रीकल्चर को समझने में, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में, अगर साइक्लोन्स के लिए, अगर इतने फेनोमेना जो होते हैं जैसे कि साइक्लोन का फेनोमेना है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा अगर मल्टीपल वेवलेंथ्स में ये होगा तो, ठीक है। अर्बन प्लानिंग, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, नेशनल सिक्योरिटी, हर चीज़ के लिए, ओके, ठीक है। चल,
कुछ सैटेलाइट्स जो अर्थ के पास ऑलरेडी जो सैटेलाइट्स ऑलरेडी हैं, उसके बाद जैसे हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम हाइसिस है, ठीक है, कार्टोसैट 3 और ये सारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये सारे अर्थ ऑब्जर्वेशन। रीसेट 2 भी है, EOS 07 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07, ओके, इस तरीके का है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक वैल्यू क्या है? सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता होगा इंडिया का जियो स्पेशियल डेटा में, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में इसको हाईलाइट किया है। एक फ्रीडम फाइटर हैं हमारी, ठीक है, पार्वती गिरी जी। पार्वती गिरी जी के कंट्रीब्यूशन को प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया था, मन की बात में हाईलाइट किया था। तो अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ हाईलाइट करते तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेलिब्रेट किया गया इनका जो 100 बर्थ एनिवर्सरी है ना, 100 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है पार्वती गिरी जी का, ठीक है। ये कौन थी? ये फ्रीडम मूवमेंट, इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन था बहुत बड़ा, ठीक है। और साथ में जब हमें आज़ादी मिल गई, जब तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का टाइम था, तो उस टाइम इन्होंने सोशल सर्विस किया है, ठीक है। शी इज ऑल्सो रिमेंबर्ड, ठीक है। इनको जो है वो उड़ीसा की मदर टेरेसा कहते हैं हम लोग इनको, ठीक है। सी वॉज फ्रॉम उड़ीसा, ठीक है। इनको मदर टेरेसा ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा बोला जाता है। इनका कंट्रीब्यूशन क्विट इंडिया मूवमेंट में रहा है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का एक मेजर स्ट्रगल था ब्रिटिश के अगेंस्ट, ठीक है। एंड सी वॉज सच अ ब्रेव पर्सनैलिटी कि उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट को जस्ट एट द एज ऑफ 16 ईयर्स ज्वाइन किया था, ठीक है, जस्ट एट द एज ऑफ 16 ईयर्स। ये देखते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि यस, क्विट इंडिया मूवमेंट में इनका, हाँ, तो जब आज़ादी मिल गई थी तो जो इनका कंट्रीब्यूशन है ना, वो विमेन एंड ट्राइबल रीजन्स में, विमेन को लेकर के, ट्राइबल रीजन्स को लेकर के ऑर्फेनेजेस खोले थे इन्होंने, ठीक है। ऑर्फेनेजेस खोला, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया, ठीक है। बहुत 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 सारे डायमेंशंस में जो है इनका योगदान रहा है। याद रखने के लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे कि कहाँ की थी, तो उड़ीसा की थी, ठीक है। इनको मदर टेरेसा बोला जाता है वेस्टर्न उड़ीसा का, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट में इनका पार्टिसिपेशन था, ठीक है। एंड सी रेजिस्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि सोशल सर्विस किया इन्होंने ट्राइबल वेलफेयर के लिए। उड़ीसा एक मेजर ट्राइबल रीजन भी है, ठीक है। तो ट्राइबल वेलफेयर के लिए, हेल्थ केयर में इनका, वुमेन एम्पावरमेंट में, ऑर्फेनेजेस मैंने बताया था, ठीक है, वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस खोले इन्होंने, ठीक है, अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड के लिए बहुत काम किया। अच्छा, आपके यूपीएससी और अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज में टॉपिक है आपका GS4 का, GS4 का सब्जेक्ट है, ठीक है, एथिक्स का, ठीक है। एथिक्स में आपको टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 5, ठीक है, दोनों में ये यूज कर सकते हैं। वहाँ पे जो है वैल्यूज के बारे में जानना होता है, तो व्हाट वैल्यूज इज सी पोर्ट्रेइंग, ठीक है, तो हम लोग वो जान सकते हैं, जैसे पेट्रियोटिज्म इज लव फॉर वंस मदरलैंड, ठीक है, लव फॉर वंस मदरलैंड। आप बताना मुझे कि पेट्रियोटिज्म वर्सेस नेशनलिज्म, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एंड देन लीडरशिप ऑब्वियसली, ठीक है, ट्राइबल रीजन्स के थ्रू ट्राइबल वीमेन को सबको इकट्ठा किया और ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ी थी, तो एक लीडरशिप एग्जाम्प्लीफाई किया जा रहा है। करेज ऑब्वियसली टू टैकल द माइटी ब्रिटिश एम्पायर एट द एज ऑफ 16 ओनली, ठीक है। तो करेज का एक बहुत, करेज एंड ब्रेवरी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। परसेवरेंस का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये। परसेवरेंस क्या होता है कि आप लगे हुए हो लगातार पेशेंस के साथ, ठीक है, पेशेंस और प्लस हार्ड वर्क, ठीक है, ये आप कंसिस्टेंटली जब कर रहे होते हो तो उसको परसेवरेंस बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक वैल्यू, ठीक, ओके। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी को कवर करेंगे, किसी भी फ्रीडम फाइटर को या हमारे फोर फादर्स को, किसी को भी कवर करेंगे तो हम लोग जानना चाहेंगे कि ये किन वैल्यूज को पोर्ट्रे करते हैं, ताकि हमारा जो है GS4 का भी कुछ कुछ चीज कवर होता रहे, एथिक्स का, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अटल पेंशन योजना का। क्यों है न्यूज में? बिकॉज अटल पेंशन योजना जो है, अटल पेंशन योजना न्यूज में है क्यों? क्योंकि हर स्कीम का एक सनसेट क्लॉज होता है, एक सनसेट क्लॉज होता है। सनसेट क्लॉज का मतलब, सनसेट क्लॉज होता है उसमें कि ये कब एक्सपायर कर जाएगी स्कीम, ठीक है, कब खत्म हो जाएगी। ये शायद 2025 में खत्म हो रहा था, ठीक है, अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2030-31 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इट शोज कि स्कीम अच्छा काम कर रही होगी, इसलिए इसको एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में, ठीक है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ये क्या है? एज द नेम सजेस्ट कि ये पेंशन स्कीम है,
ठीक है। पेंशन स्कीम सोशल सिक्योरिटी सिस्टम सबके लिए। सोशल सिक्योरिटी क्या होता है कि एक सेफ्टी नेट जो सोसाइटी के डाउन ट्रोडन है, जो मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्कीम्स, जो सिस्टम जो तैयार किया जाता है उसको हम लोग सोशल सिक्योरिटी सिस्टम कहते हैं, या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स सिस्टम, जो भी आप कह लें, ठीक है। जैसे कि आप मान लो कि पीएफ हो गया, ठीक है, पेंशन पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन जो होता है सारा का सारा, ओल्ड एज पेंशन हो गया, ठीक है, इस तरीके की सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये स्कीम पेंशन पे फोकस करती थी, पेंशन पे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, यू मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इसके लिए, ठीक है। आपका एज ग्रुप क्या होना चाहिए, यू मस्ट फॉल बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 टू अवेल दिस स्कीम, ठीक है। 18 साल से 40 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए ताकि आप इस स्कीम में एनरोल कर सकें, ठीक है। आपको पेंशन मिलना कब से चालू होगा, जब आप 60 के हो जाएंगे, ठीक है। जब आप 60 के हो जाएंगे तब आपको मिलना चालू होगा। इस बीच में आपने अगर 18 में ज्वाइन किया तो आप 60 तक कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें। अगर आपने 40 में ज्वाइन किया तो आप और 20 साल और 20 साल और, तो आप 60 तक कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। 60 के बाद आपको पेंशन मिलने लगेगा। कितने का पेंशन मिलेगा, 1000 से 5000 के बीच का पेंशन मिलेगा। ऑब्वियसली ये वेरिएशन क्यों है, डिपेंड करता है कि आपने किस एज में ज्वाइन किया, ठीक है। तो कितना लंबा आपका कॉर्पस बनेगा उस कारण, ठीक है। और ऑल्सो कि अगर आपने आपने कितना कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, उसके बेसिस पे जो स्कीम है वो आपको 1000 से 5000 के बीच में जो है वो पेंशन देगी। तो फिर डिफरेंस क्या है, पेंशन स्कीम तो अभी भी हमारे पास था, तो अटल पेंशन योजना लाने की क्या जरूरत थी, वो इसलिए क्योंकि जो मोस्टली फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट्स हैं, जो फॉर्मल जॉब्स हैं, ठीक है, उसमें ऑलरेडी पीएफ होता है, चाहे ओल्ड पेंशन सिस्टम के थ्रू या फिर न्यू पेंशन सिस्टम के थ्रू। बट जो लोग इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में हैं, ठीक है, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है, कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट आप समझ लो जैसे कि कोई ठेला लगा रहा हो रोड के साइड में, ठीक है, कोई कुछ बेच रहा हो उस तरीके का, कोई हाउस होल्ड वर्कर हो, ठीक है, जो हमारे यहाँ मेड्स आती हैं, ठीक है। इनके पास किसी भी तरीके का सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं था, ठीक है। इनको कोई पेंशन नहीं मिलता वंस दे क्रॉस द एज ऑफ 60, तो उनको कोई पेंशन नहीं था। अब इन लोगों की भी हित को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो लाती है अटल पेंशन योजना, ठीक है। इसलिए इसके क्राइटेरिया में एक चीज है कि इफ अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं गवर्नमेंट को, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ओके। क्यों, बिकॉज आप इनकम टैक्स अगर आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर, अभी जैसे 12 लाख का लिमिट है, 12 लाख का लिमिट है, ठीक है। 12 लाख तक आपका जो पेंशन सॉरी जो आपको टैक्स भरना है वो जीरो है। तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो, मतलब आप इससे ज्यादा जो है पैसा कमा रहे हो, दैट मीन्स कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्लेस्ड हो कहीं पे सोसाइटी में, ठीक है। तो आपको जरूरत नहीं इस चीज की, इसलिए वो लोग जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं, जो लोग काफी डाउन ट्रेडन है, ठीक है, उनके लिए स्कीम है, ठीक है। एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जो आपका GS2 है उसमें एक टॉपिक है, वो टॉपिक है कि परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। तो उसमें ये डायरेक्टली काम आएगा कि ये जो प्रोग्रेस है इसका, ये जो प्रोग्रेस है, ठीक है, इस प्रोग्रेस के डेटा को अगर हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, कि अभी तक 8.66 करोड़ सब्सक्राइबर एनरोल हो चुके हैं इसमें, ठीक है। इट शोज कि ये जो है अच्छा काम कर रही होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मैंने इसको द हिंदू से उठाया है, ठीक है। क्या है, मोजाम्बिक के एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। मोजाम्बिक कहाँ पे है, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पे आपको मिल जाएगा, अफ्रीका का जो, ठीक है, अफ्रीका का जो ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे आपको मोजाम्बिक मिल जाएगा, ठीक है, मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक के एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, ठीक है, ग्रेका मैकेल, ठीक है, आई डोंट नो एग्जैक्टली कैसे प्रोनाउंशिएट करना, बट ग्रेका मैकेल, ठीक है। इनको एक अवार्ड मिला है इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ठीक है। क्या है इंदिरा गांधी पीस प्राइज, इसके बारे में जानते हैं। पीस प्राइज, इंदिरा गांधी पीस प्राइज किस किस चीज में दिया जाता है, ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, पीस है, डिसआर्मामेंट है और डेवलपमेंट के फील्ड में दिया जाता है। डिसआर्मामेंट क्या होता है, रिडक्शन ऑफ द वेपन्स, ठीक है। अगर इसके लिए कोई कंट्री काम कर रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, ठीक है, रिडक्शन ऑफ द वेपन, वेपन कौन कौन से वेपन, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, न्यूक्लियर भी हो सकता है, या फिर कन्वेंशनल वेपन्स जो होता है, ठीक है। वेपन्स अगर ज्यादा है, मान लो आपके पास, मान लो किसी के पास न्यूक्लियर किसी कंट्री के पास है, तो थ्रेट बना रहता है हमेशा एक न्यूक्लियर वॉर का, ठीक है। तो अगर ये वेपन्स हो ही ना,
ठीक है, अगर इसको डिसआर्मामेंट कर दिया जाए, ठीक है, तो जो थ्रेट ऑफ वॉर है वो कम होगा, इस कारण पीस सोसाइटी में ज्यादा होगी। ठीक है, वेपन्स कम तो पीस ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये इसलिए पीस पे काम करता है, डिसआर्मामेंट पे काम कर रहा है और डेवलपमेंट पे काम कर रहा है। ठीक है, ग्रेका मैकल को मिला है, कहाँ से, मोजाम्बिक से है वो। 2025 का अवार्ड है जो कि अब दिया गया है। ठीक है, सो ये रहा। ओके, सॉरी, यस, पीस प्राइज। ठीक है, ये कब इंस्टीट्यूट किया गया, 1985 में किया गया। ओके, इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। आपको ट्रैप किया जा सकता है ये बोल करके कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्ड देती है, ये प्रेसिडेंट देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एंड ऑल, या प्राइम मिनिस्टर ये अवार्ड कन्फर करते हैं, नहीं, ये एक ट्रस्ट की तरफ से। ठीक है, हर साल दिया जाता है ये अवार्ड। किसको दिया जाता है, किसी पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी। आप किसी भी कंट्री के हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी रेस के हो सकते हैं, किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रिकॉग्नाइज करता है क्या, आपके क्रिएटिव एफर्ट टुवर्ड्स, मैंने जो बताया, पीस, डिसआर्मामेंट। ठीक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को भी जो प्रमोट करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्रैप आपको लगेगा कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को कोई प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, उसको ये पीस प्राइज क्यों मिलेगा, बिकॉज जो अभी जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है ना, इट इज ये जो है ये बहुत ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएस, ठीक है, ईयू, ये सारी कंट्रीज से है ना, इनका डोमिनेंस बहुत ज्यादा है आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में, इन सारे कंट्रीज में। तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे नहीं काम करते। ठीक है, तो इंडिया एंड द लाइक माइंडेड इमर्जिंग इकोनॉमीज वो चाहते हैं कि हमारा अपना एक इकोनॉमिक ऑर्डर हो, जिसमें जो ऑर्गेनाइज, जैसे एक एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये ब्रिक्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के थ्रू काम करता है कि सबके पास इक्वल शेयर है, इक्वल वोट है। ठीक है, इस तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है, तो जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है वो चाहते हैं कि एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर क्रिएट हो। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए। ठीक है, तो अगर कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पीपल इसके लिए भी काम करता है, ठीक है, तो उसके भी एफर्ट को रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर इसके अलावा अगर किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन ने साइंटिफिक कुछ डिस्कवरी किया हो, और वो साइंटिफिक डिस्कवरी इतना यूज है कि उसका पूरा का पूरा ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन रेस के लिए उसका फायदा उसको मिलेगा, सबको मिलेगा। ठीक है, तो और वो ह्यूमैनिटी के लिए उसको देता है। ठीक है, तो वैसे लोगों को भी जो है, वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, मान लो कि टीबी के लिए डॉट्स का पूरा कोर्स चलता है, ये कोर्स बहुत मंथ तक चलता है, लाइक 6 to 8 months तक ये डोजेस चलते हैं। ठीक है, मान लो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी इंडिविजुअल ने एक वैक्सीन क्रिएट कर दिया, और ये अब जो डॉट्स का 6 महीने का कोर्स था, अब ये 1 month का ही कोर्स है। ठीक है, तो ये जो है पूरी की पूरी इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बून हो जाएगा, बहुत अच्छी चीज होगी उस चीज के लिए। ठीक है, तो अगर आपका मॉडर्न नॉलेज, साइंस और मॉडर्न नॉलेज आर यूज फॉर द लार्जर गुड फॉर ह्यूमन रेस, ओके, तो भी समझा जाएगा। ठीक है, तो भी उनको अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ फ्रीडम, एनरिचिंग द ह्यूमन स्पिरिट, ह्यूमन राइट्स के लिए जो काम करेंगे उनको भी दिया जाएगा। ठीक है, अभी जिनको दिया गया है, ठीक है, वो उनको भी ह्यूमन राइट्स के लिए दिया गया है। ओके, एक टॉपिक देखते हैं हम लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उधमपुर उधमपुर जेएनके में आता है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, यहाँ का चीज है, चीज जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, ये जो चीज है इसका नाम कलडी है। ठीक है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग कहाँ से इसको मिला हुआ है, तो इसको जेएनके से, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से मिला हुआ है। ठीक है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो अब गवर्नमेंट क्या करी, इसको अप स्केल कर रही है। ठीक है, अप स्केल कर रही है, किस तरीके से कर रही है उसको आगे बताते हैं। ठीक है, कलडी, यस, सॉरी, यस, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के भी तहत आता है। ये क्या इनिशिएटिव है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, वेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक फोकस प्रोडक्ट हो। जैसे एक टाइम था कि कानपुर वॉज वेरी फेमस फॉर लेदर, तो हर डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना और उस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छे से काम करना, उसकी क्वालिटी के ऊपर, ठीक है, उसकी ब्रांडिंग के ऊपर, उसके सर्टिफिकेशंस के ऊपर, कि क्वालिटी सर्टिफिकेशंस मिले, ताकि इसका एक्सपोर्ट भी अच्छे से हो सके। ठीक है, और इंडिया जो है फॉरेन फॉरेक्स भी कमा सके, और सारी की सारी चीजें हो सके जो रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, इसके लिए स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। ठीक है, ये किसके अंडर में आता है, ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है ये स्कीम। ठीक है,
तो ये जो जीआई टैग कलडी है कुजिन, जो मैंने बोला कि क्या है, आपको सिंपली पूछ सकता है कि कलडी द रिसेंटली गिवन जीआई टैग कलडी इज व्हाट प्रोडक्ट, तो आपको फिर चीज़ है तो वो करना पड़ेगा, इसको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। कलडी मैंने बताया उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर से है, नेचर, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये जो है इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉ फुल मिल्क। ठीक है, यहाँ से आता है। थोड़ा सा जीआई टैग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जीआई टैग क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बहुत सारे तरीके का होता है, चाहे कॉपीराइट हो, ठीक है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, ठीक है, बहुत सारे तरीके का होता है। ठीक है, उसमें से एक जीआई टैग भी है। ठीक है, तो जीआई टैग के बारे में, जीआई टैग का स्पेसिफिकली इसके बारे में क्या है, लेट मी एक सेकंड। यस, जीआई टैग का क्या है? तो जीआई टैग वो प्रोडक्ट है ना जो किसी ज्योग्राफी से लिंक्ड है। ठीक है, जीआई प्रोडक्ट किसी ज्योग्राफी से लिंक्ड है, कोई ना कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन है और वहां का कोई प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। ठीक है, या फिर कोई नेचुरल प्रोडक्ट है, जैसे दार्जिलिंग टी। ठीक है, जीआई प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसको जीआई टैग मिला हुआ। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और इस तरीके की चीज़ें होती है जो किसी ज्योग्राफी से लिंक है कि वो उस जगह का वो बहुत फेमस होता है। ठीक है, उस जगह का वो बहुत फेमस है, उसको जीआई टैग दे दिया जाता है। ठीक है, किस लिए? उसकी यूनिक क्वालिटी के लिए, उनका रेप्यूट उस चीज़ का रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि एक, एक कड़कनाथ कड़कनाथ चिकन को जो है जीआई टैग मिला था। तो क्यों? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी छत्तीसगढ़ और एमपी के साइड से आता है, एंड इसकी प्रॉपर्टीज बहुत खास है कि इसमें प्रोटीन का क्या कंटेंट होता है और क्या होता है और सारी चीज़ें। ठीक है, इसलिए इसको भी जीआई टैग दे दिया गया। तो इसी तरीके से उसकी यूनिक क्वालिटी के लिए, उसकी एक रेपुटेशन के लिए, ठीक है, उसको दिया जाता है जीआई टैग। ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड आइडेंटिटी, इट्स लिंक टू इट्स प्लेस ऑफ ऑरिजिन, जो मैं समझा रहा था, द प्रोडक्ट नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर। ठीक है, ये है जीआई टैग। हाँ, फायदा क्या होता है जीआई टैग मिल जाने से? इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स नेम बाय अदर्स। ठीक है, अगर मान लो कि आप कंधमाल की हल्दी को, कंधमाल की हल्दी कहाँ से आता है? उड़ीसा। ठीक है, और कोई कंधमाल की हल्दी को के ब्रांड के नाम पे कुछ और हल्दी बेच रहा हो, तो ठीक है, तो जीआई टैग के अंदर इसको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास जीआई टैग है तो कोई ऐसे नहीं बेच सकता है। ठीक है, मिस अप्रोप्रिएशन, मिस ऑथराइजेशन के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है, लीगल बेसिस क्या है जीआई टैग का? एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक है, हर जो ये है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जीआई रजिस्ट्री, जहाँ पे सारा चीज रजिस्टर होता है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल में। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन कितने दिन के लिए वैलिड है? 10 साल के लिए वैलिड होता है। 10 साल के बाद जो है उसको रिन्यू कराना होता है। ठीक है, 10 साल की वैलिडिटी होती है। 10 साल के बाद जो है जीआई टैग को रिन्यू करवाना होता है, जीआई रजिस्ट्री उसको रिन्यू करेगी। ठीक है, कौन अप्लाई कर सकता है? ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं होता है, जनरली एक एसोसिएशन, एक ज्योग्राफी में जो भी लोग उसके ऊपर काम कर रहे होंगे उन सबको दिया जाता है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में कुछ लोग कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे एग्रीकल्चर ढेर सारे फार्मर्स हैं तो उनका फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, फिशरीज वाले जो लोग होते हैं, फिशरमैन का प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसको प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज भी अप्लाई कर सकती हैं इसके लिए। ठीक है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज मतलब जो भी स्टैट्यूट के थ्रू या लॉ के थ्रू क्रिएट किया गया हो। ठीक है, तो वैसी कोई बॉडी है तो वो भी अप्लाई कर सकती है। ठीक है, जैसे एक बॉडी है अपीडा। ठीक है, तो ये भी कर सकती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये 4 तरीके के बेसिकली जितना भी आज तक जीआई टैग मिल रहा है उसको आप क्लासिफाई करोगे तो कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में आप डाल सकते हो, फूड स्टफ्स में डाल सकते हो। बेनिफिट यही है। ठीक है, कि रीजनल डेवलपमेंट होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा तो बहुत सारा जॉब क्रिएट होगा, बहुत पैसे आएंगे। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट को मेंटेन किया से बचाया जा सकता है। ठीक है,
मार्केट वैल्यू एक्सपोर्ट्स उसका इंक्रीज होगा, आर्टिजान्स के लिए बहुत फ़ायदा होगा उससे। ठीक है, ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। ओके, चलिए, थैंक यू। हम लोग इसी तरीके से कवर करते रहेंगे। थैंक यू।